Today's topic is dry eye syndrome. Definition. Dry eye disease is a multifactorial disease of the tear film and ocular surface. Dry eye disease एक multifactorial disease है tear film की और ocular surface की. टीयर फिल्म में कुछ एबनॉर्मेलिटी अगर प्रेजेंट होती है तो ड्राई आई सिंड्रोम ऑकर हो सकता है. टीयर फिल्म का मेन फंक्शन ही क्या होता है कि वो आई को वेट रखे. टीयर 3 लेयर से मिलकर बनता है. सबसे अंदर म्यूसिन लेयर प्रेजेंट होती है, बीच में एक्वस लेयर होती है और सबसे बाहर लिपिड लेयर प्रेजेंट होती है. इन तीनों लेयर्स में से अगर किसी भी लेयर में कुछ भी एबनॉर्मेलिटी प्रेजेंट होती है तो ड्राई आई सिंड्रोम ऑकर होता है. ड्राई आई सिंड्रोम 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. या तो टीयर की प्रोडक्शन कम हो रही है तो ड्राई आई सिंड्रोम हो सकता है, या फिर टीयर की इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा हो रही है तो भी ड्राई आई सिंड्रोम हो सकता है. टीयर की प्रोडक्शन कम क्यों होगी? क्योंकि जो टीयर का मेन कंपोनेंट है वो एक्वस कंपोनेंट होता है. एक्वस लेयर होती है जो सिक्रेट करती है लैक्रिमल ग्लैंड को. अगर वहाँ पे प्रोडक्शन कम हो रही है तो मतलब लैक्रिमल ग्लैंड नॉर्मल सिक्रेट नहीं कर रहा है. कहीं ना कहीं लैक्रिमल ग्लैंड में एबनॉर्मेलिटी प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से वो प्रॉपर टीयर प्रोडक्शन नहीं कर पाता है या फिर बिल्कुल ही टीयर प्रोडक्शन नहीं हो पाती है. सेकेंड रीज़न था कि इवेपोरेशन ज़्यादा होने के कारण भी ड्राई आई हो सकता है. इवेपोरेशन ज़्यादा क्यों होगी? क्योंकि जो सबसे बाहर लिपिड लेयर प्रेजेंट होती है टीयर की, वो एक बैरियर का काम करती है बीच वाली एक्वस लेयर के लिए, क्योंकि एक्वस लेयर में ही टीयर की मेन प्रोडक्शन होती है. अगर लिपिड लेयर प्रेजेंट नहीं होगी तो टीयर की जितनी प्रोडक्शन होती रहेगी वो साथ के साथ उतना ही इवेपोरेट होता रहेगा. लिपिड लेयर में सिक्रेट करता है मियोबियन ग्लैंड. अगर मियोबियन ग्लैंड में कुछ एबनॉर्मेलिटी है या वो कंजेनाइटली ही बना ही नहीं है तो वो प्रॉपर अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा और लिपिड लेयर एक प्रोटेक्शन का काम नहीं कर पाएगी एक्वस लेयर के लिए, तो इवेपोरेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. तो इसकी वजह से भी ड्राई आई सिंड्रोम हो सकता है. ड्राई आई सिंड्रोम मेनली 2 ग्लैंड्स की इन्वॉल्वमेंट इसमें रहती है, लैक्रिमल ग्लैंड की और मियोबियन ग्लैंड की. इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. ड्राई आई को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, एक्वस डेफिशिएंट एंड इवेपोरेटिव. एक्वस डेफिशिएंट में ड्राई आई लैक्रिमल ग्लैंड की डेफिशिएंसी की वजह से, एबनॉर्मेलिटी की वजह से ऑकर होता है. इवेपोरेटिव में मियोबियन ग्लैंड की डेफिशिएंसी के कारण या एबनॉर्मेलिटी के कारण ऑकर होता है. अब हम आगे इसको डिटेल में देखते हैं. एक्वस डेफिशिएंट स्टेट. इसमें सबसे पहले हम जोग्रेन सिंड्रोम के बारे में पढ़ते हैं. It is an autoimmune chronic inflammatory disease with multi-system involvement. ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है. इसमें क्या होता है कि बॉडी में अपने ही सेल्स के अगेंस्ट ये एंटीबॉडी बनाता है. तो सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी जोग्रेन सिंड्रोम. इसमें ये 2 ग्लैंड्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है, सेलेवरी ग्लैंड के अगेंस्ट और लैक्रिमल ग्लैंड के अगेंस्ट. लैक्रिमल जो एक्वस टीयर लेयर प्रोड्यूस कर रही थी और सेलेवरी जिसमें सलाइवा प्रोड्यूस करता है. इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़. इसमें सिर्फ इन 2 ग्लैंड्स की वजह से ही ड्राई आई ऑकर होती है, किसी दूसरी ऑटो इम्यून डिजीज़ के साथ कनेक्टेड नहीं होती है. सेकेंडरी जोग्रेन सिंड्रोम. इन दिस ड्राई आई और ड्राई माउथ एसोसिएटेड विद एन ऑटो इम्यून डिजीज़ कॉमनली रूमेटॉइड अर्थराइटिस. इसमें क्या होता है कि ड्राई आई और ड्राई माउथ मतलब सेलेवरी और लैक्रिमल ग्लैंड दूसरी जो ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो सीधा अफेक्ट हमारी आंख पे भी डालती हैं, उनके साथ भी एसोसिएटेड हो सकता है. मतलब सिर्फ इन 2 ग्लैंड्स की वजह से ड्राई आई ऑकर नहीं होगा. जो दूसरी ऑटो इम्यून डिजीज़ भी होती हैं जिनका सीधा इफेक्ट आई पे आता है, उनकी वजह से भी सेकेंडरी जोग्रेन सिंड्रोम मतलब ड्राई आई ये हो सकती है. इट एसोसिएटेड विद कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़. नॉन जोग्रेन सिंड्रोम. इसमें आता है सबसे पहले लैक्रिमल ग्लैंड की डेफिशिएंसी की वजह से ड्राई आई कैसे होकर होता है. सबसे पहला आता है प्राइमरी लैक्रिमल ग्लैंड डेफिशिएंसी. ये एज रिलेटेड भी हो सकता है. एज रिलेटेड मतलब जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे ही टीयर की प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से ड्राई आई सिंड्रोम हो सकता है. ये कंजेनाइटल भी, अगर किसी में क्या होता है कि कंजेनाइटल ही लैक्रिमल ग्लैंड बना ही नहीं होता है तो भी ड्राई सिंड्रोम हो सकता है. सेकेंडरी लैक्रिमल ग्लैंड डेफिशिएंसीज, लिम्फोमा, ट्यूबरक्लोसिस, सार्कोइडोसिस, इन डिजीज़ के कारण भी ड्राई आई सिंड्रोम हो सकता है. लैक्रिमल ग्लैंड डीनर्वेशन.
लैक्रिमल ग्लैंड की डीनर्वेशन मतलब नर्व सप्लाई ही कट गई है। किसी भी डिजीज़ के कारण अगर लैक्रिमल ग्लैंड की नर्व सप्लाई कट गई है तो साथ के साथ उसकी सिक्रेटरी एक्टिविटी भी वही ख़त्म हो जाती है। तो लैक्रिमल ग्लैंड की डीनर्वेशन के कारण भी ड्राई आई सिंड्रोम हो सकता है। फिर आता है लैक्रिमल ग्लैंड में अगर कहीं ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट होती है तो भी ड्राई सिंड्रोम हो सकता है। ट्रैकोमा किसी इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, केमिकल या थर्मल इंजरीज के कारण हो सकता है, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम में भी हो सकता है, रिफ्लेक्स हाइपोसिक्रेशन, न्यूरोट्रोपिक केरेटाइटिस में भी हो सकता है, पोस्ट इन्फेक्शन में हो सकता है, क्रोनिक कॉन्टैक्ट लेंस वियर करने से भी हो सकता है, कॉर्नियल सर्जरीज में भी ये हो सकता है, न्यूरोपेरालाइटिक केरेटाइटिस में भी ये प्रेजेंट हो सकता है। फिर आता है इवेपोरेटिव स्टेट्स। इसमें देखते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर्स के कारण कैसे ड्राई आई ओकर हो सकता है। म्योबियन ग्लैंड डिसफंक्शन या म्योबियन ग्लैंड अगर प्रॉपर फंक्शन ही नहीं कर रहा है तो भी हो सकता है। एज रिलेटेड जैसे पहले बताया था, क्रोनिक पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस में भी हो सकता है, या फिर कंजेनाइटली म्योबियन ग्लैंड प्रेजेंट ही नहीं है वहाँ पे। पार्किंसन डिजीज़ में भी ये देखने को मिलता है। आईलिड डिसऑर्डर्स में जैसे लिड पाल्सी और एक्सोप्थेलेमस। ड्राई आई इन कॉन्टैक्ट लेंस यूज़र, ज़्यादा देर तक कॉन्टैक्ट लेंस वेयर करने से भी हो सकता है, जिसकी वजह से कॉर्नियल रिडक्शन होती है कॉर्नियल सेंसेशन में, कॉर्नियल हाइपोक्सिया हो सकता है, रिड्यूस्ड ब्लिंकिंग होती है, थर्मल डिस्टेबलाइजेशन होती है। अब आता है एक्सट्रिंसिक। इसमें क्या होता है कि आँख में अगर कुछ एलर्जिक डिजीज़ हो गई हैं या फिर विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से या कुछ जो दूसरे फैक्टर जो सीधा ओक्यूलर सरफेस को अफेक्ट करते हैं, जैसे टॉपिकल ड्रग्स हो गई, स्कारिंग डिसऑर्डर्स हो गए जो सीधा आँख पे अफेक्ट डालते हैं और जिसकी वजह से ड्राई आई सिंड्रोम हो सकता है। अब आते हैं इसके सिम्टम्स। आँख में इरिटेशन रहती है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन रहती है, ड्राइनेस की फीलिंग रहती है, इचिंग रहती है, डिस्कम्फर्ट रहती है आँखों में लालिमा रहती है, बर्निंग सेंसेशन रहती है, आँखों में दाह रहती है। डायग्नोसिस। टीयर फिल्म को ड्राई आई को डायग्नोज करने के लिए कुछ टेस्ट बताए गए हैं, जैसे टीयर ब्रेकअप टाइम टेस्ट, स्काइमर टेस्ट, रोज़-वेंगोल स्टेनिंग टेस्ट। अगर इन सभी टेस्ट में से कोई भी 2 टेस्ट अगर पॉजिटिव आ जाते हैं तो ड्राई आई सिंड्रोम का डायग्नोज कंफर्म हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टीयर फिल्म ब्रेकअप टेस्ट। It is the interval between a complete blink and appearance of first randomly distributed dry spot on the cornea. इस टेस्ट में हमें टीयर्स की वॉल्यूम्स के बारे में पता चलता है, क्योंकि जो एक हेल्दी आई और एक नॉर्मल आई होती है उसमें टीयर फिल्म हर 15 से 30 सेकेंड में बनता है और ड्रेन होता रहता है। ब्रेकअप टेस्ट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ एडिक्वेसी ऑफ म्यूसिन कंपोनेंट ऑफ टीयर। ये जो टीयर की म्यूसिन लेयर है, म्यूसिन कंपोनेंट है, उसकी एडिक्वेसी को इंडिकेट करता है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि इसकी नॉर्मल वैल्यू रेंज करती है 15 से 30 सेकेंड में। इफ़ वैल्यू लेस देन 10 सेकेंड इम्प्लाई एन अनस्टेबल टीयर फिल्म। अगर वो वैल्यू 10 सेकेंड से कम आती है तो वहाँ पे अनस्टेबल टीयर फिल्म है, मतलब आँख हमारी हेल्दी नहीं है, कुछ ना कुछ वहाँ पे सिंड्रोम ओकर है। फिर आता है हमारा शिरमर टेस्ट। इट मेज़र टोटल टीयर सिक्रेशन। ये टोटल टीयर सिक्रेशन को मेज़र करता है। इसको परफॉर्म करने के लिए हमें एक फ़िल्टर पेपर की नीड होती है जिसका नाम होता है वॉटमैन फ़िल्टर पेपर। इसको हम एक साइड से 5 mm तक का बेंड करते हैं। इसमें स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं जिसको एक साइड से 5 mm तक बेंड करते हैं और उसको कंजक्टिवा के अंदर रख देते हैं। फिर पेशेंट को ऊपर देखने के लिए और पलक झपकाने के लिए और आँख को बंद ना करने के लिए बोला जाता है। 5 मिनट तक वेट करते हैं, उस फिल्टर पेपर को कंजक्टिवा में ही रखे रहने देते हैं। 5 मिनट के बाद उसको बाहर निकालते हैं। फिर उस फिल्टर पेपर की वेटनेस को चेक करते हैं। नॉर्मल वैल्यू इस टेस्ट की होती है 15 mm तक। अगर वैल्यू आती है 5 से 10 mm के बीच में तो सजेस्ट करती है मॉडरेट से माइल्ड कंजक्टिवाइटिस सिक्का। अगर लेस देन 5 mm आती है तो सीवियर कंडीशन वहाँ पे हमें देखने को मिलती है। जैसे इस पिक्चर में भी दिखाया गया है, स्ट्रिप्स आँख के अंदर रखी गई हैं कंजक्टिवा के अंदर 5 mm तक। फिर उसको बाहर निकाल के हम देखते हैं और उसकी वेटनेस को चेक करते हैं। फिर आता है रोज़-बेंगोल स्टेनिंग टेस्ट। इट इज़ अ वेरी यूजफुल टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग इवन माइल्ड केसेस ऑफ KCS डिपेंडिंग अपॉन द severity ऑफ KCS। 3 स्टेनिंग पैटर्न्स A, B, C हैव बीन डिस्क्राइब्ड।
इसमें हम जो माइल्ड केसेस भी होते हैं केराटोकंजक्टिवाइटिस सिका के, उनको भी डिटेक्ट कर सकते हैं। 3 पैटर्न हमें इसमें दिखते हैं। आँख को इसमें स्टेन किया जाता है। तो सी पैटर्न रिप्रेजेंट करता है माइल्ड और अर्ली केसेस को विद फाइन पंक्चुएट स्टेन्स इन द इंटरपल्पेब्रल एरिया। बी रिप्रेजेंट करता है मॉडरेट केसेस को विद एक्सटेंसिव स्टेनिंग। ए रिप्रेजेंट करता है सीवियर केसेस को विद कॉन्फ्लेंट स्टेनिंग ऑफ कंजक्टिवा एंड कॉर्निया। अब देखते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ड्राई आई डिजीज़ कैन बी विजन थ्रेटनिंग, इंक्लूड एपिथेलियल ब्रेकडाउन, कॉर्नियल अल्सरेशन, मेल्टिंग एंड इवन परफोरेशन। ट्रीटमेंट, जर्नल मेजर्स, अवॉइड बीइंग इन ड्राई एटमॉस्फेयर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ज़्यादा देर तक हमें ड्राई एटमॉस्फेयर में नहीं रहना चाहिए। सिट अवे फ्रॉम डायरेक्ट हीट सच एज फर्नेस, फायर, गैस एक्सेट्रा। जहाँ से डायरेक्ट हीट आती हो वहाँ पे नहीं बैठना चाहिए। स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए। लिड हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए। अगर जो एक्यूट एपिसोड्स आ रहे हैं इस कंडीशन से, तो उसमें रिलीव पाने के लिए हमें आँखों पे ठंडी पट्टी रखनी चाहिए, जिससे कि बर्निंग सेंसेशन और इचिंग कम होती है। लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स सच एज आर्टिफिशियल टीयर्स का यूज़ करना चाहिए। सप्लीमेंटेशन विद टीयर सब्सटीट्यूट्स। आर्टिफिशियल टीयर रिमेन्स द मेन स्टे इन द ट्रीटमेंट ऑफ ड्राई आई। आर्टिफिशियल टीयर्स को ड्राई आई की ट्रीटमेंट में यूज़फुल माना गया है। ये ड्रॉप्स की ऑइंटमेंट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल हो सकती हैं। जो मोस्टली अवेलेबल आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप्स हैं वो कंटेंट होते हैं या तो सेलुलोज डेरिवेटिव से या फिर पॉलीविनाइल अल्कोहल से। सेकंड है एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स। लो पोटेंसी स्टीरॉयड्स लाइक फ्लोरोमिथेनॉल इज़ एन इफेक्टिव सप्लीमेंट्री ट्रीटमेंट फॉर एक्यूट एक्सर्बेशंस। एक्यूट कंडीशन के लिए फ्लोरोमिथेनॉल को एक इफेक्टिव सप्लीमेंट्री ट्रीटमेंट बताया गया। लॉन्ग टर्म तक इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। Topical cyclosporins is reported to be very effective drug for dry eye. It helps by reducing the cell-mediated inflammation of the lacrimal tissue and ocular surface. ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है, lacrimal tissue और ocular surface की इन्फ्लेमेशन को कम करता है। Chloroquine eye drops are also effective as anti-inflammatory drugs. Omega fatty acid supplements is effective and useful in reduction to topical medicines. Secretagogues, oral cholinergic agonists such as pilocarpine and civamelin. पिलोकार्पिन और सिवेमेलिन का यूज़ किया जाता है ड्राई आई और ड्राई माउथ के पेशेंट्स में जो जोगरेन सिंड्रोम में देखने को मिलते हैं। उस जोगरेन सिंड्रोम के सिम्टम्स में रिलीव पाने के लिए पिलोकार्पिन और सिवेमेलिन का यूज़ किया जाता है। म्यूकोलाइटिक्स एजेंट हम दे सकते हैं ये आँख में म्यूकोलाइटिक एजेंट्स का यूज़ किया जाता है क्योंकि आँख में म्यूकस थ्रेड बन जाते हैं। उनको ठीक करने के लिए, ब्रेक करने के लिए म्यूकोलाइटिक्स एजेंट दिए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 5% एसिटाइल सिस्टसिन, इसका 4 टाइम्स यूज़ किया जाता है। फिर हैं एडिशनल मेजर्स फॉर सीवियर ड्राई आई डिजीज़। सीरम आई ड्रॉप्स, ऑटोलॉगस और अम्बिलिकल कॉर्ड सीरम का यूज़ किया जाता है। कॉन्टैक्ट लेंस आर यूजफुल इन प्रोड्यूसिंग ए फ्लूइड रिजर्वर एंड रिलीविंग सिम्टम्स फ्रॉम सेकेंडरी कॉर्नियल चेंजेस। कॉन्टैक्ट लेंस का यूज़ कर सकते हैं हम आँख में फ्लूइड बनाने के लिए, और जो सेकेंडरी कॉर्नियल चेंजेस होते हैं उनसे रिलीव हम थोड़ी बहुत देर के लिए रिलीव पा सकते हैं। फिर सब मैंडिबुलर ग्लैंड ट्रांसप्लांटेशन हैज़ बीन सजेस्टिव फॉर एक्सट्रीम ड्राई आई। अगर एक्सट्रीम कंडीशन है तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द ड्राई आई सिंड्रोम। होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।